कल जगन और मगन ने उस इलाके को ठीक तरह से देखा न था, अतः आज सुबह उठकर खेती योग्य जमीन के लिए वे घूम घूम कर जंगल देखने लगे। पर जब उन्हें सोने की खेती करने योग्य उपयुक्त जमीन नजर न आई तो वे झोपड़ी से थोड़ी दूर पर एक जगह को खेती लायक बनाने में जुट गए। उस जगह को खेती लायक बनाने में उन्हें कई दिन लग गए। जब उन्हें भूख लगती तो वे बड़हल खाकर नदी का पानी पी लेते, इससे उनकी भूख शांत हो जाती। इस तरह वे जंगल में दिन बिताने लगे। जगह साफ हो गई थी। जगन और मगन ने बड़े यत्न से सोना बो दिया। आसपास क्या दूर दूर तक कोई आदमी नहीं रहता था जिनसे वे डरते या चिंता करते। सुबह होते ही नदी में नहाते धोते, बड़हल का फल खाकर पानी पी लेते तो दिन भर की छुट्टी मिल जाती। उनके पास कोई काम धंधा तो था नहीं, सोना उन्होंने बो ही दिया था, अब उसमें कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। वे फल खाकर पेट भरते और जंगल में घूमने चल देते। यही उनका रोज का नियम हो गया था। एक दिन जगन और मगन घूमते हुए काफी दूर निकल गए। जिस स्थान पर वे पहुंचे वहां का दृश्य सुंदर था। नदी तो वह ही रही थी। उसी के पास पड़े एक पत्थर पर वे दोनों मन बहलाने के लिए बैठ गए। दृश्य को देखने में जगन और मगन इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें यह होश न रहा कि आसपास क्या हो रहा है। उसी समय एक लकड़बग्घा वहां पानी पीने आया। जब वह पानी पीने लगा तो अचानक उस पर मगन की नजर पड़ी। फिर क्या था, उसके मुंह से भययुक्त चीख निकली, भागो भागो, शेर का बच्चा आ गया। जगन को कुछ पूछने या देखने का अवसर ही न मिला। मगन की बात सुनकर वह हड़बड़ा कर उठा और नाक की सीध में दौड़ पड़े। दौड़ते समय उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उन्हें किस ओर से भाग कर जाना है, वे किस ओर भाग रहे हैं। उन्हें केवल लकड़बग्घे से अपनी जाने बचाने की फिक्र थी। दौड़ते दौड़ते वे हाँफ कर एक जगह रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। मगन ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, बाप रे बाप, क्या खतरनाक शेर का बच्चा था। यह तो अच्छा हुआ जो मेरी नजर उस पर पड़ गई, वरना आज हम दोनों का कीमा हो जाता। किसी ने सच ही कहा है कि मारने वाले से बचाने वाला का हाथ अधिक लंबा होता है। हाँ दोस्त, तुम ठीक ही कह रहे हो। यदि हम जरा सा भी चूक जाते तो बस मामला खत्म था, जगन ने कहा। और वे दोनों भगवान की दुहाई देने लगे। तभी उन्हें झोपड़ी की याद आई और वे इधर उधर देखने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी गलती महसूस हुई कि वे गलत स्थान में आ गए हैं। वे अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगे, पर जंगल बहुत घना और विशाल था। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, लेकिन झोपड़ी वाले स्थान का पता न लगा। इससे जगन और मगन उदास हो गए। अंधेरा गिरने लगा था। जब झोपड़ी को खोजना खतरे से खाली नहीं है, सोचकर उन दोनों ने सलाह किया कि गुजारने के लिए वे पेड़ पर चढ़ जाएं। उन दोनों ने ऐसा ही किया। पास में एक बड़ा पेड़ था, उस पर वे चढ़ गए। एक मोटी सी सुरक्षित टहनी देखकर वहां बैठ गए। ज्यों-ज्यों रात बढ़ती गई, त्यों-त्यों जानवरों की आवाज उन्हें सुनाई देने लगी। कभी हाथी चिंगाड़ता तो कभी शेर की दहाड़ सुनाई देती, कभी भालू की गुर्राहट तो कभी जंगली सुअर की आवाज। मारे डर के उनके होश फाख्ता हो चले थे। जैसे तैसे रात काटी, दिन निकला। जगन और मगन को मानो नया जीवन मिल गया। वे पेड़ से उतरे और चल दिए अपने अभियान में। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती, पर झोपड़ी का पता न लगता। अंधेरा फैलने लगता तो वे रात व्यतीत करने के लिए किसी पेड़ पर चढ़ जाते। सुबह होता फिर निकल पड़ते झोपड़ी का पता लगाने। इस तरह जगन और मगन को अपनी झोपड़ी की तलाश में इधर से उधर भटकते हुए कई दिन हो गए, पर कुछ पता न लगा। इससे वे निराश हो गए। एक दिन जब वे थक कर एक जगह बैठे थे
तो जगन ने कहा, लगता है इस जंगल में ही भटकना हमारे भाग्य में लिखा है। झोपड़ी का पता लगना तो दूर रहा, यहाँ से निकलने के रास्ते का भी पता नहीं लग रहा है। पता नहीं कब तक हम फिरते रहेंगे। हाँ दोस्त, मेरे मन में तो अब झोपड़ी को ढूंढने का उत्साह भी नहीं रहा। पता नहीं झोपड़ी वहाँ है भी या नहीं। मगन ने बुझे हुए स्वर में कहा। जगन ने चिंतित होकर बोला, हाँ यह बात भी सही है, पर हमारी झोपड़ी से कोई क्यों हाथ लगाने लगेगा। एक दिन रोज की तरह झोपड़ी की तलाश में भटकते हुए शाम हो गई। अंधेरा घिरने लगा तो वे एक पेड़ पर चढ़ गए। सुबह होने पर जब वे पेड़ से उतरने लगे तो जगन को दक्षिण दिशा की तरफ झोपड़ी जैसी कोई चीज दिखाई दी। उसके मन में कुछ आशा की किरण जागी। उसने मगन से उस ओर इशारा करते हुए कहा, मगन वो देखो, हमारी झोपड़ी नुमा कोई चीज दिखाई दे रही है। मगन उस वस्तु को गौर से देखने लगा, फिर बोला, जगन भाई, हमारी झोपड़ी के सिवा वह कोई दूसरी चीज नहीं है। उन दोनों की उदासी पल भर में दूर हो गई। वे खुश होकर नीचे उतरे और तेजी से उस दिशा की तरफ चल दिए। चलते चलते वे झोपड़ी के बिल्कुल करीब आ गए तो उन्हें खुशी का पारावार न रहा। यह उनकी ही झोपड़ी थी। दोनों खुशी से झोपड़ी में घुसे तो देखा सारा सामान ज्यों का त्यों रखा है। इससे उन्हें बड़ा संतोष हुआ। अब वे जल्दी से उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने सोना गाड़ रखा था। जल्दी जल्दी मिट्टी को हटाया, देखा तो सोना मौजूद है। अब उन्हें किसी बात की चिंता न थी। पहले की तरह वे अपना दिन व्यतीत करने लगे। समय गुजरते देर नहीं लगती है। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। जगन और मगन रोज प्रातः की उत्साह के साथ सोना बोया था वहां जाते थे, पर वहां एक तिनका भी न देखकर उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता था। एक दिन दोनों सोने में से अंकुर न निकलने के कारण के बारे में विचार विमर्श करने लगे। मगन ने कहा, लगता है हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, वरना हम पर इतनी विपत्ति क्यों आती। और इसी वजह से हम जिस काम में भी हाथ लगाते हैं वह मिट्टी हो जाती है। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। तुमने ठीक ही कहा, अवश्य यह किसी ग्रह का कोप है। हमें किसी ज्योतिषी के पास जाकर गृह शांति करानी होगी। जगन ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा। दूसरे दिन जगन और मगन जंगल में व्यर्थ न घूमकर ज्योतिषी की तलाश में शहर की तरफ चल दिए। शहर पहुंचकर जगन ने कहा, दोस्त, हमें किसी ऐसे ज्योतिषी के पास चलना होगा जो हमारा काम बहुत अच्छे ढंग से कर दे। शहर नया था, अतः वे किसी ज्योतिषी का पता नहीं जानते थे। एक आदमी से उन्होंने पूछा, क्यों भाई, इस शहर का सबसे बड़ा ज्योतिषी कौन है और कहाँ रहता है। वह व्यक्ति क्षण भर के लिए जगन और मगन को भौंकचक्का होकर देखता रहा और फिर बोला, इस रास्ते से सीधे चले जाओ। 4 फरलांग चलने पर बाईं तरफ एक नीम का पेड़ मिलेगा। उसी से सटा हुआ इस शहर का सबसे बड़े ज्योतिषी का मकान है। कहकर वह आदमी चलता बना। पर वास्तव में बात यह थी कि जिस ज्योतिषी का पता उस आदमी ने बताया, वह ज्योतिषी उस शहर का सबसे धूर्त और बदनाम ज्योतिषी था। ज्योतिषी विद्या का उसे क ख ग भी नहीं आता था। केवल झूठी बातों के बल पर वह अपना गुजारा चलाया करता था। पर जगन और मगन खुश थे। उन्हें शहर के सबसे बड़े ज्योतिषी का पता जो लग गया था। वे प्रसन्न मन से उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर चल दिए। 4 फरलांग चलने पर जगन और मगन को रास्ते के बाईं तरफ एक नीम का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वे वहीं रुक गए और अनुमान लगाने लगे कि यहीं कहीं ज्योतिषी का घर होना चाहिए। वे खड़े खड़े यही सोच रहे थे कि ज्योतिषी जी के घर का पता किससे पूछें। तभी उन्हें एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जगन ने उसके पास जाकर पूछा, क्यों भैया, यहाँ ज्योतिषी का घर कौन सा है। यही घर है, नीम के सामने वाला। वह व्यक्ति लापरवाही से कहकर चलता बना। जगन और मगन की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि उस व्यक्ति ने शहर के इतने बड़े ज्योतिषी के प्रति अवहेलना क्यों दिखाई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एल्डर फनी किंग।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।